नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्कूल एसडी आदर्श पब्लिक स्कूल, जिसका एक पहले मामला आया था जिसके अंदर पार्किंग को लेकर जो कि अतिक्रमण था, जो कि आप यहां से शुरुआत होती हुई देख रहे हैं, जिसके बारे में इसी गली वालों ने क्योंकि ये करनाल की कुंजपुरा रोड पर ये स्कूल जो है पड़ता है और यहीं पर इस पार्किंग का इशू पहले शुरू हुआ था और आगे की तरफ जो अतिक्रमण दिखाया गया था, जो कि फिलहाल उन्होंने कहा था कि उनके पास इसकी ना तो कोई रजिस्ट्री है क्योंकि एक संस्था जो है स्कूल को चलाती है। और ऐसे में फिलहाल एक और मामला जो है, जो लोग हैं आसपास के वो उजागर करने वाले हैं, जो कि उनका कहना है कि इसके अंदर एक बड़ा टैक्स का घोटाला भी है, जिसे वो आज बताने वाले हैं। तो आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर जरूर करें। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या नाम है, क्या कुछ कहेंगे? जो पहले तो एक मामला आया था अतिक्रमण का कि यहाँ पर जो है ये पार्किंग का इशू था, अब कुछ और जो है आप बताने वाले हैं, क्या कुछ है सर? क्या नाम है सर? सर मेरा नाम विशाल अरोड़ा है और मैं यहीं पर ही रहता हूँ और मैं यहाँ पर लगभग 20-21 सालों से 22 साल से रह रहा हूँ। और हमारे यहाँ पर पहले भी शायद काफ़ी लोगों को अवेयर हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ये स्कूल वालों को ये जगह, इन्होंने हमारे को बोला था कि हमारे को थोड़ा सा स्कूल में उस टाइम जगह कम थी इनके पास, तो हम लोगों ने इनको जगह दी थी कि इनकी यहाँ पे साइकिलें की पार्किंग के लिए, सिर्फ मंदिर वालों की दुहाई के कारण कि मंदिर वाले चल के आए हैं, कोई बात नहीं, मंदिर वालों की संस्था इस स्कूल को चला रही है। कौन सा मंदिर की संस्था? सनातन धर्म मंदिर करनाल जी। तो इसमें हमने इनको ये बाउंड्री करी थी कि चलो साइकिलें इनकी चोरी ना हो और हर कोई सिंपैथी गेन कर लेता है कि चलो मंदिर वालों के नाम से। तो हमने इनको यहाँ पे जगह बाउंड्री छोटी सी करने के लिए दी थी, ना कि इनको ये जगह कब्जा करने के लिए, राइट। तो उसके बाद आज बहुत साल, अब हर घर में गाड़ियाँ हैं जी, हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं। गली वालों को पार्किंग का इशू है, मुद्दा हुआ यहाँ से स्टार्ट जी। तो अब देखो पार्किंग का इशू अगर किसी को भी रहेगा, भैया मैं अब साथ वाली गलियों में तो खड़ा कर लूँगा नहीं। अगर मैं आपके घर के बाहर खड़े करूँगा अपनी गाड़ी, तो भैया आप 2 दिन तो मेरी शर्म लिहाज कर दो, चौथे दिन तो आप मेरे को टोक दोगे कि भैया मैं खड़े नहीं करने दूंगा, आप कहीं और मैनेज कीजिए। तो यही चक्कर था। अब इन लोगों से हमने कई सालों से हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया इसको हटा लो कब्जा, तो वो बोले, मैनेजमेंट वालों से काफ़ी हमारा कई बार झगड़ा होने की वो कागार पे भी आ गया और सारा कुछ रहा। तो इन लोगों ने हमारे को बोला कि ये जगह हमारी है, हालांकि जगह हम लोगों ने इनको दी थी और बाउंड्री करने के लिए, ना कि इनको मलकियत करने को दिया, राइट। तो ये जगह इन्होंने वो कब्जा कर लिया। अब दीवारें खड़ी हो गई, ऊंची हो गई, सारा कुछ कर लिए धीरे 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 धीरे। और सिंपैथी क्या थी? सिर्फ और सिर्फ मंदिर वालों की शर्म लिहाज, स्कूल वालों पे हर बंदा एक रिस्पेक्टेबल नज़रों से देखता है। अब क्या हुआ जी, अब हमारी जब इनसे बहस बसाई हुई कि भैया कब्जा हटा लो, कमाल है, साड़ी जगह है, साढ़े को रजिस्ट्री है दी। अरे भैया रजिस्ट्री कहाँ से आ गई, जगह हमने दी है, कमाल होगी। चलो भाई तुम्हारी जगह मान ली। मैंने इनको रिक्वेस्ट करी थी लास्ट टाइम भी, हमारी मैनेजमेंट मंदिर के अंदर बैठ के, मैनेजमेंट रूम के अंदर, भैया हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपकी जगह है आप रजिस्ट्री दिखाओ, बात ख़त्म हो जाती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अपनी जगह दिखाइए, कितनी है आपकी दीवार, कहाँ तक है आपकी बाउंड्री, कहाँ तक है, हम अपनी दिखा देते हैं, पता लग जाएगा सरकारी जगह कितनी है, उसमें तो कोई गलत बात नहीं है, राइट। तो उसके अंदर इन लोगों ने क्या किया, हम तो तेरे को तो रजिस्ट्री दिखाने से रहे। मैं कहा जी क्यों, आपने लड़ाई करनी है कोई? हमारा कोई आपसी मतभेद तो है नहीं, देखो हमारा किसी से भी कोई आपसी मतभेद नहीं है। तो इन लोगों का पता नहीं क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है, क्या ये करना चाहते हैं, ये क्यों यहाँ पे कब्जा करना चाह रही हैं। कब्जा इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दिया हमने था, तो हमें पता है कि ये जगह इनकी नहीं है, हम डैम श्योर हैं इस चीज़ के लिए। अब जी जे तेनों रजिस्ट्री देखनी है ना, तो तेनों कोर्ट च बुलावांगे। मैं कहा भैया कोर्ट जाने का मतलब है, हिंदुस्तान के अंदर तो भाई साहब यूँ है कि कोर्ट गए तो भाई साहब 20-30 साल चले जाएंगे, पता नहीं ये बचेंगे या मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, हमारी उम्र कितनी है ये तो किसी को भी नहीं पता, एक पल का भी किसी को नहीं पता, ठीक है जी। अब हुआ यूँ, मैं कहा भैया अब कोई रास्ता देने को तैयार नहीं, हर तरीके से इनकी मैनेजमेंट के मेंबर्स हम लोगों को, गली वालों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, कोई रिश्तेदारी की दुहाई दे के, कोई यारी दोस्ती की, भाई बैठ जा, तेनू की लोड़ है, तू के इन्वॉल्व होता है, एक शोर मचा रहा है, मचान दे, थोड़े दिन शोर मचा के बैठ जाएगा। अक्सर ऐसा होता भी है, अगर किसी को दिक्कत है तो हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं मानता इस बात को, जो गलत है वो गलत है। मैंने दुनिया जहान की RTI लगाई और मज़े की बात देखो, हमारे हिंदुस्तान के नियम कानून ऐसे हैं कि अफसर
अपनी तो चलो जो चलाते चलाते हैं, राजनेता का अगर गलती से फ़ोन आ जाता है तो वैसे भी काम होना ही नहीं है। ठीक है जी। अब इन लोगों की राजनीति में इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कि वो लोग हैं। भैया हम गली वालों ने भी बीजेपी को वोट दिया। ये भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, ये भी बीजेपी के। जब वोटिंग डलती है तो वहाँ पे पर्चियाँ हम लोग वो करते हैं कि भैया बीजेपी को वोट डालना। अरे एक ही पार्टी के मेंबर होने के बावजूद आप लोग हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगाने लग गए। इनको चलो जी, इन लोगों ने वो जो भी किया, अब हमारी कोई इंटेंशन तो थी नहीं किसी तरीके से कुछ भी गलत। कब्जा है तो हटवाना है। आरटीआई लगाई तो आरटीआई के जवाब आने ही नहीं दिए इन्होंने फ़ोन कर दिया, क्योंकि इनकी बातचीत थी अच्छी थी, फ़ोन करवा दिया। मतलब ही नहीं कि भाई साहब कोई आरटीआई का जवाब, कोई भी लॉ के अंदर ऐसा नहीं है कि जवाब ना दे जी। हाँ, वो घुमा के देने की कोशिश करते रहे, वो घुमा के देते रहे, जिसका मैं आपको अभी कागज से एविडेंस दिखाऊंगा। आपको कि घोटाले के बारे में भी बताना। हाँ, घोटाले की अभी आगे करता हूँ बात। यहाँ से तो हुआ कार्रवाई स्टार्ट जी। तो इन लोगों ने क्या किया भाई साहब, आरटीआई के जवाब उल्टे देने शुरू करे। जो काम यहाँ पे गली के अंदर, जैसे ही मैंने कहा था कि भैया गली की विड्थ कितनी है, तो उस टाइम मैंने इनको आरटीआई में लगाया था कि ये हमारी गली की चौड़ाई बताई जाए। एटलीस्ट आरटीआई में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये गली की चौड़ाई है कितनी। मैंने स्पेशली उसके अंदर मेंशन किया था कि हमारे को ये गली की चौड़ाई बताई जाए और ये साथ में बताया जाए कि कितनी गली की जगह यानी कि जो सरकारी जगह है उसका हमें अलग से बताया जाए कि इस कितनी जगह पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मगर नहीं, मौके पे इनके नगर निगम के लोग आए, उन्होंने फीता लेके सारी गली के पैमाइश मेरे को दी, मगर जितना कब्जा है उसका नहीं जवाब दिया, उसका जवाब दिया ही नहीं। मैंने स्पेशली अपनी लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था कि भैया इसको मेरे को क्लियर बताना कि कितनी गली की चौड़ाई है, कितनी जगह के ऊपर कब्जा है। अब ये सवाल उठता है नगर निगम वालों पे कि भैया आप जब एक सामने वाला आरटीआई लगा रहा है और अलग से आपसे क्लैरिफाई मांग रहा है कि भैया गली के ऊपर कब्जा कितना है, वो भी तो एक्सप्लेन करोगे आप या नहीं करोगे। जो पॉइंट्स आपने नोट करने हैं वो क्यों नहीं जवाब दिए जा रहे। ठीक है, अब जी उन्होंने जवाब नहीं दिए, उनकी मर्जी है, अगले अफसर हैं जो मर्जी घुमा के जवाब दे सकते हैं। बट मैंने उसकी भी सेकंड अपील लगा दी, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया ही नहीं, घुमा के जवाब दिया। अब वो मेरी आगे सेकंड अपील चंडीगढ़ में गई हुई है। उसके बाद इन्होंने मेरे को डीएमसी साहब जो भार्गव जी हैं, उन्होंने मेरे को सलाह दी कि विशाल जी इतना एक्सप्लेन करके अगर ऐसे लिखोगे ना, आरटीआई के अंदर इतना नहीं लिखा जाता, शॉर्ट में लिखिए। मैंने कहा भैया ठीक है, आपकी बात मान गया, शॉर्ट में लिखिए का मतलब मैं 3 महीने फिर से मैं आरटीआई लगाऊं, फिर से आप मेरे को समझाएंगे। आपको जब मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए जब मैंने वो कर रहा हूं तो आपको समझ नहीं आ रही, जब मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो आपको मेरी बात समझ आएगी। अब ये क्वेश्चन उठ गया भार्गव जी पे। ठीक है जी। और मजे की बात, जब मेरे को आरटीआई का जवाब वो यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे थे, तो मैंने स्पेशली जो इनके जेई के सीनियर होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो हैं मोनिका मैडम, मोनिका मैम को मैंने पर्सनली उन एम्प्लॉइज़ की जो मेजरमेंट कर रहे थे उनकी फ़ोटोज़ भेजी कि मैडम ये लोग आपके नगर निगम से आए हुए हैं और ये लोग यहाँ पे सही पैमाइश नहीं कर रहे। आप आरटीआई का जवाब दे रहे हो मगर जवाब देना सही। मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ कि आप जवाब जो बनाकर देंगे वो गलत मत देना, क्योंकि मैंने वो चीज़ नहीं पूछी हुई जो आप मेरे को देना चाह रहे हो। और मेरा आरटीआई मांगने का पर्पस ही यही था कि मेरे को एक्चुअल में पता लगे कि कब्जा कितना है गली के ऊपर। राइट, अब ये हो गया एक बात। चलो भी, उसके बाद भी इन्होंने मेरे को जो करेक्ट करने की कोशिश करी, मैंने फिर से और आरटीआई लगाता गया, क्योंकि यहाँ पे गली बनी थी हमारी 22 अप्रैल के आसपास। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि यहाँ पर गली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, इस गली का पर्टिकुलर गली की बात कर रहा हूँ कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो दिया था ये किसको दिया था और कितने का दिया था टेंडर, और उसकी पैमाइश कैसी थी, क्या उसमें इस कब्जे को कवर किया हुआ था या नहीं दिया हुआ था। उन्होंने फिर से वही क्लैरिफिकेशन कि भैया आपको मेजरमेंट दे दी गई है पहले से। अरे भैया जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो जवाब दे ही नहीं रहे आप कि कब्जा कितना है। और जवाब में दिया
यहाँ पर लगभग 5 लाख, भैया आपकी पेमेंट अगर नगर निगम ने रिलीज करी होगी, लगभग का क्या मतलब है? लगभग तो 4.25 लाख भी हो सकता है, लगभग तो 5.25 लाख भी हो सकता है। लगभग का क्या मतलब है? आरटीआई का मतलब है एग्जैक्ट ट्रांजैक्शंस बताओ मुझे क्या है। आप मेरे को घुमा के बात नहीं किए, ठीक है जी। अब आ जाते जी अगली बात, आरटीआई की तो बातें चलती रही। फिर मेरे को एक पड़ोसी ने बताया कि यार यहाँ पर ना किसी टाइम में कब्रिस्तान होता था इस जगह पर जहाँ पे ये स्कूल बना हुआ। मेरा दिमाग खटका, मैं कहा यार ये कब्रिस्तान था तो वक्फ बोर्ड से क्यों ना इंक्वायरी की जाए। तो वक्फ बोर्ड में मैंने आरटीआई लगाई, पता लगा जी जगह निकली वक्फ बोर्ड की। जो इनकी मैनेजमेंट के मेंबर मिस्टर सेठी, केसी सेठी साहब मेरे को बोल रहे थे तेनों तो मैं कोर्ट ही बुलावांगा रजिस्ट्री दिखाने के लिए। तो भाई साहब अब बताओ कौन सी रजिस्ट्री लेके बैठे हो तुम लोग? अरे तुम तो खुद किराएदार हो, तुम कहाँ से मेरे को रजिस्ट्री दिखाओगे? और दूसरी बात, नगर निगम ने मेरे प्रेशराइज करने पे सीएम, क्योंकि मैंने सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट 21 मार्च 2022 को लगाई थी। 4 महीने बाद इन्होंने इनको नोटिस इशू करा था, वो भी मेरी रोज मिले। मेरे हिसाब से जितनी मेल्स और जितनी लेटर मैंने भेजी होंगी ना नगर निगम में, शायद ही किसी ने भेजी हो एक ही टॉपिक के ऊपर, बाकी जो मर्जी रहा हो। तो इन लोगों ने कोई वो नहीं करा, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इन लोगों के फ़ोन करवाए हुए थे, सब लोग शांत थे, सभी नेता लोग, क्योंकि ओएसडी साहब को भी पर्सनली इन चीज़ों का पता था। पहले मैं सोच रहा था कि वो बिज़ी हैं शायद, और मेरे को ऐसा लग रहा था। एमपी साहब को भी मैंने कई बार फ़ोन किया, मगर इनकी किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं कहा कोई बात नहीं। एक दिन संजय बटला जी का मेरे पास कॉल आया था। देखो मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर क्वेश्चनिंग ये नहीं कर रहा हूँ कि वो बंदे गलत हैं या क्या है, बंदे नाइस हैं सब लोग, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। मगर मेरे मुद्दे पे अगर कोई शांत है तो वो मेरे लिए गलत है, क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे हो। जब जनता ने आप लोगों को बनाया है तो आप, हमारी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम है, आप लोगों का फर्ज बनता है उसको क्लैरिफाई करो, उसको सही सॉर्ट आउट कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब संजय भैया ने मेरे से खुद पर्सनली कॉल किया, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं किया था उनको, उनका खुद आया कि विशाल दिक्कत कहाँ है। तो मैंने इनको सारा मैटर बताया, उनको मैंने उनके व्हाट्सएप पे सारे प्रूफ वगैरह सब कुछ भेजे, उन्होंने चेक भी किए या नहीं मुझे नहीं पता लगा। फिर मैं उनको कॉल करता रहा, मैं कहा भैया ब्लू टिक नहीं आ रहा आपका व्हाट्सएप पे। तो उनकी तरफ से उनके शायद कोई स्टाफ मेंबर होगा वहाँ पे, कह रहे भैया इनका ना ब्लू टिक नहीं आएगा, मगर आपके डॉक्यूमेंट सारे हमने देख लिए। डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना कि आप कोई उस पर बात करो या कोई अपनी बात रखने की कोशिश करो, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। चलो जी, वो सब चलता रहा। अब जब वक्फ बोर्ड की क्लैरिफिकेशन हो गई तो मेरा दिमाग और चलना शुरू हुआ कि भाई ये तो किराएदार है, ये तो खुद भी किराएदार हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स थे उसकी जो एविडेंसेस मेरे पास, ठीक है जी, उसमें इनके पास 4139 स्क्वायर यार्ड्स, 4139 गज इनकी जगह निकली, 4139 गज निकली। तो अब उसके साथ मेरे को वक्फ बोर्ड ने मेरे को नक्शा दिया इनका। नक्शे में भाई साहब ये तो जगह है ही नहीं इनकी। पहली बात तो उनकी रजिस्ट्री नहीं है, दूसरी बात भाई साहब ये तो कब्जा जो है ये जगह ही नहीं है इनकी। ठीक है, ये जो कब्जे वाली जगह है ये नगर निगम की बनती है, यानी कि हमारी गली की जगह है। दूसरी बात, अब उस साइड आ गई मार्केट, दूसरी साइड जो स्पेयर पार्ट मार्केट है। अब मज़े की बात देखो, वहाँ पर जो वो दुकानें चल रही हैं, आप एक किराएदार होने के बाद लीगल तौर पे आप किराएदार को आगे किराएदार पे नहीं सौंप सकते दुकानें, और जैसा कि इनकी लीज एग्रीमेंट में लिखा भी हुआ है। अगर कहो तो मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर मेरे पास। बताइए क्या चिपका कुछ है जो आपने इसके बारे में। ये देखिए, ये पकड़ो, ये वक्फ बोर्ड का इनका जो मैंने आरटीआई लगाई थी उसका मेरे पास आया कि इन्होंने को ये लोग जो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि खसरा नंबर 5203 से लेके 5207 मिन हरियाणा वक्फ बोर्ड की मलकियत, इन खसरे नंबर से वक्फ बोर्ड का रकबा 4139 गज, जो मैंने बताया कि लीज दिनांक 1/1/2007 से 2700 रुपये प्रति माह, गौर कीजिएगा 2700 रुपये प्रति माह के हिसाब से 11 माह के लिए एसडी आदर्श स्कूल करनाल एंड एसडी आदर्श स्कूल थ्रू इट्स प्रेसिडेंट श्री राम नारायण मिगलानी, जो आज से 3-4 साल पहले लगभग
वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके नाम से लीज एग्रीमेंट थी। और ये लीज एग्रीमेंट इनका 2015 में ख़त्म हो चुका है। 31/12/2015 के बाद से इन्होंने कोई 1 रुपया किराया तक भी नहीं दिया। लाखों रुपए, मेरे को सुनने में आया कि लाखों रुपए वहाँ से दुकानों की वसूली होती है। 2700 रुपये देखिए भाई साहब, अगर 5 लाख रुपए महीने की अगर आमदनी होना चाहिए, भगवान से तो हर कोई दुआ करेगा कि भाई साहब ऐसा कौन सा धंधा ना मिले, और वो भी बैठे बैठे। क्योंकि दुकान को दुकान पे आगे देने का हर कोई सौभाग्य चाहेगा। मैं तो सौभाग्य ही कहूँगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये रहा जी लीज एग्रीमेंट, जिसके ऊपर 10.4 पॉइंट, the lessee will not sublet the property, assign or interest therein to anybody else. He will not transfer the possession of property to anyone in any circumstances. किसी भी सूरत में नहीं देंगे ये इनके क्लियर कट नहीं दे सकते, किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। ठीक है जी। ये हो गया इनका रजिस्ट्री का खुलासा, जो जिसके दम पे ये अभी तक हम लोगों को हरास कर रहे थे, हमारे पास रजिस्ट्री है तो ये जाना था कोर्ट चले जाओ। देखो कोर्ट कचहरी से आज की डेट में हर आदमी बचना चाहता है जी। कोई भी नहीं चाहता, सबको पता है 10-10, 20-20, 30-30 साल बंदे मर जाते हैं, कोर्ट के फैसले कभी नहीं होते। चलो अब जी मजे की बात देखो, जो लाखों रुपए किराया आ रहा है, भैया जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। ठीक है जी। उसको लेकर भी आप बता रहे हैं कि कुछ टैक्स का जो है बड़ा घोटाला है इसमें। सर इनकी ये संस्था हो गई अलग, सनातन धर्म मंदिर अलग हो गया, उसका इससे कोई, ठीक है मेंबर सेम है, ठीक है, संस्थाएं तो अलग है ना, संस्थाएं तो दोनों अलग हैं। जी जी। एक संस्था दूसरे की संस्था पे, ठीक है चला बेशक रहे हैं, भैया पक्की रसीदें दे रखी हैं उनको, रेंट की पक्की रसीदें दे रखी हैं। सनातन धर्म सभा की पक्की रसीदें हैं कि वसूली कर रही है सनातन धर्म सभा। तो आपका मतलब है जो रेंट की रसीदें हैं वो मंदिर के नाम से हैं? यस, मंदिर के नाम से है। और दूसरी बात, अगर ये जेन्युइन अगर टैक्स ले रहे होते हैं, 18% जीएसटी लगता है भाई साहब, 18% जीएसटी लगता है। और पहली बात ये बताएं, ये कौन से कागजों में शो करते हैं रेंट फ्रॉम शॉप्स? जब लीज एग्रीमेंट स्कूल के नाम पे है, राम नारायण मिगलानी जी प्रेसिडेंट जो थे उनके नाम पे था, तो ये कहाँ दिखाते हैं, कौन सी बुक्स में दिखाते हैं इनके? मैं तो सीए को मिलना चाहूँगा, कौन से अकाउंट सीखे हुए हैं उन्होंने? मैं भी भाई साहब इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, हमें तो ऐसे कोई अकाउंट्स इन्होंने सिखाए नहीं कि भैया कौन से, भाई वहाँ पे किताबों में कौन सी चढ़ती हैं। आप किराएदार हो के किराए पे नहीं दे सकते, पहला पॉइंट। दूसरी बात, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, दूसरा पॉइंट। तीसरी बात, आपकी एक फर्म दूसरी फर्म को मतलब रेंट की वसूली कर रही है, आपकी एक फर्म की वसूली दूसरी फर्म कर रही है। तो दोनों को एक तरीके से चलाने वाली एक ही मैनेजमेंट है मंदिर को। और हाँ जी इसी वजह से घोटाला किया है। यस, इसी वजह से इनकी बैंक ट्रांजैक्शंस भी बहुत हैं, सारे एविडेंस इसके अलावा और भी हैं। आज की कवरेज के बाद मैं फिर से एक बारी करूंगा, जो मेरे पास अभी प्रूफ और आने हैं, बट मैं डैम श्योर हूँ। तो क्या वो रिसिप्ट्स भी हैं आपके पास फिलहाल अभी दिखाने के लिए? बिल्कुल है, वो भी देख सकते हैं। श्योर मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल आपको वो रसीद भी जो है वो दिखाना चाहेंगे, जिसके बारे में उन्होंने बताया है, जिससे ये एक बड़ा घोटाला वो बता रहे हैं कि जिसके अंदर जो किराया है वो दिखाया जा रहा है मंदिर के नाम, सनातन धर्म मंदिर का जो है वो किराया जो है वो दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इसी जगह की जो रसीदें हैं वो यहाँ पर जो है वो मंदिर के नाम से शो की जा रही हैं। जी, मैंने इसके अंदर वो क्या नाम है उसको ब्लर इसलिए कर रखा है ताकि किसी भी दुकानदार का नाम हमने किस लिए शो करना, मैंने अपने एंड पे रिसिप्ट्स ली थी। ये देखिए ना जी, ये किराएनामा की वसूली है, ना कि किसी मंदिर में दान जा रहा है। ठीक है जी। अब आज ये तो रही फिर भी एक नॉर्मल सी बातें। अब जो बात करने लगाऊं उसको वो तो आपको पूरा ही हैरान कर देगा। भैया ये जो दुकानें बिकती हैं, आगे लीज इनकी सब सोल्ड होती हैं, उसके अंदर इन लोगों ने ये 2 नंबर का पैसा खाते हैं। भैया मंदिर में बैठ के 2 नंबर का क्या मतलब है? आप ठीक है मैनेजमेंट हैं, आप जेन्युइन लेते। मेरे से बहुत लोगों ने क्वेश्चनिंग करी कि विशाल भाई इससे तू क्या
वक्फ बोर्ड को बेनिफिट कराना चाह रहा है। भैया नहीं, मैं आज उन भाई बंधुओं का भी जवाब देना चाहूँगा कि मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मैं फ़ायदा पहुँचाना चाह रहा हूँ या किसी का गलत। न्याय चाहिए, जेन्युइन सी बात करेंगे जो है। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जिसमें ये लोगों से 2 नंबर में पैसे लेते हैं और 2 नंबर में पैसे मांगे जाते हैं। मैं किसी और की बात पे बिलीव शायद करता ना करता, वो बात की बात थी। भैया मुझसे मांगे गए पैसे, मैंने एज ए बायर बन के इनसे बात करी थी, मैंने खुद, और उसके भी प्रूफ देता हूँ मैं आपको। मेरे से मांगे गए कितने, 5 से 6 लाख रुपए। भैया जितने का सौदा बिकता है बाहर, आपस में वो लोग जितने का लेन देन करेंगे वो अलग है, उसके अलावा ये 5 से 6 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा कि किसने मेरे को, उस भले मानस को भी नहीं पता कि भैया मैं कौन हूँ, मैं किस लिए बात कर रहा हूँ, वो आपको सुना रहा हूँ। होल्ड कीजिए। अब ये वाला मैं आपको दिखाने लगा हूँ जिसमें ये कस्टमर से वो मांगते हैं, जो लोगों से, जो लोग इनको 2 नंबर में पैसा मांगते हैं और देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा मैनेजमेंट वाले कहाँ पर दिखाते हैं, और अगर कच्चे में लेते हैं तो कच्चे में कहाँ दिखाए जाते हैं, और पक्के में अगर लेते हैं तो बैंक ट्रांजैक्शन तो होंगी उनकी। ये सुनिए आप उस बंदे के व्यूज़। मतलब एग्जैक्ट अभी आपने करी नहीं पेमेंट? नहीं, अभी नहीं करी थी पेमेंट। अच्छा, अभी थोड़े से वो बिजी वही चले थे करे जन्माष्टमी के चक्कर में, तो अभी बस 1-2 दिन में, 2-4 दिन में विजिट होंगे। विजिट क्या मतलब, बताओगे सिस्टम क्या है इनका? सिस्टम तो बस ये है जी, जो किराया पहले चल रहा है, रेंट जो चल रहा है रेंट, अच्छा जी, उसमें जैसे 3700-2700 था, इसका 3700 कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, 1000 रुपए सीधा ये बढ़ा दिया। जिसके पहले जो 5 साल पूरे होने वाले हैं, जिसके उसका किराया बढ़ने वाला, वो तो 5% के हिसाब से, उसका 25% के हिसाब से वो किराया बढ़ेगा। मतलब 5 साल बाद सीधा 25% बढ़ता है? हाँ जी। अच्छा जी, 5 साल 25% वो है, और जी आगे 1000 रुपए नहीं अपने इन्होंने पहले बढ़ाने हैं, जो रोल कोई नवा काटा इन्होंने। कैसे कैसे? ये जैसे 25% का तो ये तो है ही एक्स्ट्रा। हाँ जी, हाँ अब जी। ये मेरा पहले बढ़ चुका था। अच्छा जी, जिस वाले से लिए है ना उनका पहले, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले कम था, 500-700 रुपए पहले बढ़ गया, 2700 हो गया था। अच्छा, तो मेरा तो बढ़ा, मेरा सीधे इन्होंने 1000 रुपए बढ़ाया। ठीक है जी। 2700 था, 2750 3750 कर दिया। ठीक है जी। और बाकी 4.5 के आसपास देखो बात बनेगी। अच्छा जी, बस यही है। और पेमेंट कैसे लेते हैं, कच्चे में पक्के में? पेमेंट जी कच्चे में। पेमेंट कच्चे में लेते हैं? हाँ जी। उसकी रसीद भी नहीं देंगे ये? कोई रसीद नहीं है। 5000 रुपए की मतलब दान खाते में रसीद है तो वो भी नहीं है। कैसे कैसे? जैसे कोई कहते हैं दान खाते में, जो दान कर रहा हूँ 5000 रुपए रसीद तो काट दो, वो भी नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये किससे बात करनी पड़ती है यहाँ पे शॉप लेने के लिए? अब आ गई, ये आ गई, ये हो गया पब्लिक ओपिनियन, जो लोग दुकानदार इनको देते हैं, जो इनसे मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अब हो सकता है कोई ये भी सोचे कि भाई इसका बंदा होगा, हो सकता है ये भी हो। अब ये मंदिर के प्रधान जी की वर्डिंग मैं आपको सुनाने लगा हूँ, जो इनकी मेरे से कन्वर्सेशन हुई। अब वो सुनो। हाँ, राम राम जी। राम राम बोल जी। बोल जी, ऐसे है कि आप लेने देने वाले जो भी आपने लेनी है या देनी है आपस में कर लो, उसके बाद फिर हम कर लेंगे जो होगा, जैसे कहोगे। नहीं नहीं, वो तो कोई गल नहीं। मैं पुछ रहा सी जी भी अपना इधर ट्रांसफर चार्जेस ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, हाँ 25% ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? नहीं 5 लाख को किसने पूछना है, समझ रहे हो? अब 20 लाख रुपए की, अगर 25 लाख रुपए की दुकान बिकी है तो यानी कि 20 लाख रुपए की जिससे हमने खरीदी वो एक अलग सेटिंग है, मगर ये 5 लाख रुपए इनको चाहिए। ठीक है जी। और ऐसे ऐसे कोई 5 लाख की, मतलब अगर आज से पहले की बात करूं तो कभी पहले वो इसमें पगड़ी में मंदिर वाले किराए की दुकान, जहाँ पे ये खुद किराएदार हैं, उसकी ट्रांसफ़र चार्जेस लेते हैं। कभी 3 लाख था, कभी 4 लाख था, 5 लाख था, टाइम के हिसाब से जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे। आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए मंदिर को कितनी इनकम है। हम मंदिर की कमाई पे नहीं जाना चाहते, ना हमें परमात्मा करे
मंदिर में और बरकत हो, बहुत पैसा आए। मगर ऐसे लोग जो 2 नंबर में मांगते हैं, हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे 2 नंबर का सिस्टम हो। अब ये 2 नंबर का मजे की बात है, ये भैया पैसा जाता कहाँ है, कौन ले रहा है? ये बंदे के मैनेजमेंट के 2-4 बंदे खा रहे हैं पैसा, या सारे के सारे बांटते हैं? ये क्वेश्चन इन पे उठता है। मैं एलिगेशन मैं नहीं लगा रहा, ये रिकॉर्डिंग्स क्वेश्चंस रेज कर रही है कि भैया आपको किस लिए चाहिए 2 नंबर का पैसा? मंदिर को मेरे हिसाब से तो 2 नंबर का नहीं चाहिए। हाँ, आप नियम कानून बना दो भाई साहब स्कूल के अंदर या मंदिर के अंदर कि आप इसके अंदर यहाँ वो करोगे, आपको संस्था को 2 नंबर के नहीं 1 नंबर में ट्रांसफ़र चार्जेस चाहिए। दान खाते की पर्ची देते भैया, मेरे दिल को खुशी मिलती। जो आप रेंट की वसूली कर रहे हो मंदिर के अंदर, दान खाते में जाता, मुझे अच्छा लगता है कि यार दान खाते में जा रहा है। मगर ये लोगों ने बहुत धांधलेबाजी करी है, 2 नंबर का पैसा ये लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। मेरे को इस 2 नंबर के पैसे से समस्या है, ये हमारी भावनाओं को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रही है। ये बात बहुत सीधी सी बात है और इस पे हमारे को बर्दाश्त नहीं है। मैं इस बिहाफ पे मैं चाहता हूं कि इनका ऑडिट होना चाहिए। हो सकता है ये अगर मैं कोई कंप्लेंट डालूं वो शायद ये मतलब डिपार्टमेंट में क्या वाकई वो ना हो, और मैं चाहूँगा प्रशासन से कि इनका सोशल ऑडिट होना चाहिए सारे के सारों लोगों पे। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आपने देख लिया कि किस तरीके से जो घोटाला है वो उजागर कर रहे थे। यहाँ पर जिस तरीके से हमने जिन शख्स से हमने बात करी, और यहाँ पर ये ज़रूर है कि शुरुआत हुई थी इस पार्किंग से लेकर, और अब जाकर जो है उन्होंने काफ़ी सारे कागजात जो उनके पास हैं वो उन्होंने दिखाए हैं। हालांकि अभी आगे जाकर जो है प्रशासन इसके ऊपर जो है क्या सुध लेता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो भी कागजात दिखाए हैं उसके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहेंगे अगर वो अपने पक्ष में कोई बात कहना चाहते हैं तो वो ज़रूर कहें, क्योंकि इस तरीके से अगर वो भी अपनी बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को ये ज़रूर लगेगा कि एक पक्ष जो है अपनी बात नहीं कह रहा और दूसरा पक्ष जो है वो क्यों चुप है। तो आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को ज़रा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।